जय हिंद। तो पिछली वीडियो तक हम समझ चुके थे कि कांग्रेस का संगठन कैसे हुआ था, कैसे बनी थी कांग्रेस। अब हम समझेंगे कांग्रेस के बनने के बाद क्या क्या बदलाव हुए कांग्रेस के अंदर। देखिए, कांग्रेस जब बन गई थी उसके बाद लोगों का ये कहना था कि ये ब्रिटिश दृष्टिकोण को बदलने की मांग करती है, ना कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की बात करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। और ये क्या बोलते थे, भारतीय लोग के अधिकार में बात करते थे। भारतीयों का तो अधिकार था कि ब्रिटिश को भगाओ यहाँ से, हमारा भारत का रूल होना चाहिए भारत के अंदर। पर ऐसा नहीं कांग्रेस वाले करते थे, वो ब्रिटिश दृष्टिकोण बदलने की मांग करते थे। वो बोलते थे कि आप सिर्फ जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, अत्याचार बंद कर दो, बस उठा के भगा देना चाहिए था ब्रिटिश लोग को। नहीं कर रहे थे कांग्रेस वाले। और कोई बड़ा बदलाव भी नहीं कर रहे थे कांग्रेस वाले। मतलब अब भारतीय लोग ने पूरे दिल से जो है कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया, पर वो कुछ काम ही नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ बनाने का? तो कोई बड़ा बदलाव भी नहीं आया। अब एओ ह्यूम जो था, इसके ऊपर भी आलोचना होने लगी। एओ ह्यूम और इसके साथियों के ऊपर आलोचना होने लगी कि एओ ह्यूम भाई साहब, आपने आईएनसी तो बना दी, पर उसका काम क्या है? हाँ, बस ऐसे ही रखे रहने के लिए बनाई हो आईएनसी। अब क्या होगा? देखिए, जिस सिस्टम से फ़ायदा उसी में छेद। ब्रिटेन ने क्या कहा था एओ ह्यूम को कि आप जिस थाली में खाना खा रहे हैं उसी थाली में छेद करोगे। मतलब उनका कहना था कि आपने इतने साल ब्रिटिश रूल के अंदर नौकरी की, ब्रिटिश रूल ने आपको पैसे दिए, आपका रोज़गार चला, और आज आप ब्रिटिश के खिलाफ़ भारतीयों को भड़का रहे हो। मतलब भारतीयों को ब्रिटिश के खिलाफ़ भड़का रहे हो। ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कारण था कि जो ब्रिटिश रूल है और वो लोग जो फैसिलिटी चला रहे हैं वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा जो कांग्रेस वालों थे उन लोगों ने अपना उद्देश्य दिया था कि हम पार्टी इसलिए बना रहे हैं। ब्रिटेन वाले बोलने लगे कि जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए, जब ऐसा सब होने लगा तो ह्यूम पगला गया। बोला कि मुझे कुछ समय तो दो, तुमने कुछ करने ही नहीं दिया। 1885 के अंदर इन्होंने संगठन किया था और 1894 के अंदर एओ ह्यूम वापस लंदन भाग गए। ठीक, अब क्या होगा? अब एओ ह्यूम तो भाग गए लंदन, यानी कि अब जो कांग्रेस की सत्ता है, जो उनकी सरकार है, वो भारतीय लोग चलाएंगे। इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है? कांग्रेस भारतीय लोग के हाथ में आ गई, भारतीयों के हाथ आईएनसी। अब देखिए, जो बिछड़ी जात के लोग थे, जो अशिक्षित लोग थे, उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस है वो केवल शिक्षित लोग की पार्टी है और उच्च वर्ग के लोगों की पार्टी है। ठीक है, पर ऐसा नहीं था। उस समय हम गुलाम हुआ करते थे, दिक्कत होती थी उस समय सब करने के लिए। अब देखिए, आईएनसी ने क्या किया, प्रांतीय शाखा बना दी, लोकल गवर्नमेंट बना दी, सब जगह ब्रांचेस बना दिए अपने गवर्नमेंट के, कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट रहेगी वो लोकल लोग की बात सुन पाएगी और उनका भी विकास होगा। ये तो अच्छी बात है। इसी प्रकार से उनके अंदर डाइवर्सिटी भी बढ़ गई। डाइवर्सिटी मतलब विविधता होता है। डाइवर्सिटी बढ़ गई कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उसी के साथ अन्य लोग भी जुड़ने लगे। जो नीची जात के लोग थे वो भी जो है कांग्रेस के अंदर जुड़ने लगे। अब एनक्रोचमेंट मतलब क्या होता है? देखिए, यदि सरकार किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी दे रही है और वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके अंदर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है जनता तक पहुंचने में, इसे हम कहते हैं एनक्रोचमेंट। ठीक है, तो कांग्रेस ने एनक्रोचमेंट के ऊपर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आप एनक्रोचमेंट कैसे कर रहे हो? जो आप फैसिलिटी चालू कर रहे हो उसको पूरी आम जनता तक पहुंचाओ, ये आपका धर्म बनता है। क्योंकि ब्रिटिश वाले तो, जो हमारा भारत था वो उनके अंडर में था,
मतलब वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। अब वो यहाँ के राजा थे तो एक अच्छे राजा की यही दिमाग में होना चाहिए, उसके दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे राज्य के अंदर लोग रहते हैं वो खुशहाल रहें, ताकि वोट भी अच्छा मिले। उस समय लोकतंत्र थी ना, राजतंत्र था उस समय आप चाहो चाहे ना चाहो भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहेगी, ऐसा उस समय चलता था। अब देखिए ये सब जो चीज़ें हुई, इस तरह भारतीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कांग्रेस के खिलाफ, और उन्होंने बताया कि आप सिर्फ रिक्वेस्ट करते हो ब्रिटिश रूल से, मतलब अभी कोई एनक्रोचमेंट हुआ तो आप सिर्फ उस एनक्रोचमेंट के खिलाफ रिक्वेस्ट करते हो, भाषण के अंदर भी आप सिर्फ रिक्वेस्ट करके बताते हो कि ऐसा मत कीजिए, जो हम लोग का एनक्रोचमेंट हो रहा है इसको बंद करा दीजिए। ऐसा जो है भारतीय लोग को सही नहीं लगता था। वो बोलते थे करो या मरो, या तो भगा डालो या तो मर जाओ इधर ही तुम। इन लोग का ऐसा सोचना था। चलिए अब देखते हैं हम लोग 1906 में सूरत अधिवेशन कैसे हुआ। तो देखिए 1906 के अंदर सूरत अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो भागों के अंदर बट गई थी, एक था नरम दल और एक था गरम दल। ठीक है, अब देखिए नरम दल का अधिवेशन जो कर रहे थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नरम दल का ये कहना था कि जो ब्रिटानिया हुकूमत है उसको हम लॉ से जा कर के, यानी कि उनका ही संविधान पढ़ेंगे पहले और उन्हीं के संविधान से उन्हीं को चकमा दे करके भारत में से बाहर निकालेंगे। जबकि गरम दल का ये कहना था कि जो ब्रिटानिया हुकूमत है वहाँ के जो राजा ये लोग हैं एकदम एक नंबर के बेकार इंसान है, इनको मार पीट करके ही बाहर निकाला जाता है, ये उग्रवादी होते थे, बम वगैरह फेंक देते थे, जबकि ये पढ़ाई के रास्ते से जाते थे, इनके हाथों में कलम होती थी, इनके हाथों में बंदूक होती थी। समझ में आ रहा है। तो गरम दल का जो अधिवेशन कर रहे थे वो कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय। ठीक है, अब 1906 में सूरत अधिवेशन करने की क्या नौबत आ गई थी, क्योंकि देखिए 1905 के अंदर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। और ये देखिए बंगाल का विभाजन का सिर्फ एक अर्थ ये था कि हिंदू मुस्लिम झगड़े कराना। ईस्ट बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल, उसके अंदर मुस्लिम लोग थे, जबकि जो वेस्ट बंगाल था उसके अंदर हिंदू लोग थे, ताकि हिंदू मुस्लिम हो सके। इसीलिए जो ब्रिटानिया हुकूमत थी उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब 1906 के अंदर देखिए सूरत अधिवेशन भी 1906 में ही हुआ था, जबकि सूरत अधिवेशन के बाद जो है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का दौरा करने वाले थे। वेल्स एक जगह है, एक कंट्री टाइप का है जो कि ब्रिटेन के अंदर ही है। वहाँ के जो प्रिंस है वो भारत का 1906 में दौरा करने आ रहे थे। अब गरम दल का कहना था कि ये जो दौरा है ये नहीं होना चाहिए, इसका विरोध कर रहे थे, दौरे का विरोध कर रहे थे। कौन? गरम दल वाले। उनका ये कहना था कि अगर प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आ गया और भैया अगर भारत का ही जो है दो टुकड़ा कर दिया, तो जिस प्रकार इन लोगों ने बंगाल का विभाजन कर दिया उस तरह भारत का विभाजन कर देगा तो क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गरम दल वाले टेंशन में थे, विरोध कर रहे थे ये लोग। ठीक है, और इसी विरोध के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक था गरम दल, नरम दल और एक था गरम दल। ठीक है, नरम तथा गरम ये दोनों जो दल थे ये भारत की पूरी स्वतंत्रता तक बने हुए थे। जबकि 1906 के अंदर जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी वो दो टुकड़े में हो गई थी। उसके बाद 1915 में वो वापस एकत्र हो गई थी, पर तब भी नरम दल तथा गरम दल मौजूद थे। अब देखिए जब विभाजन हुआ ना कांग्रेस का, तो ऐसा हुआ कि गरम दल कांग्रेस और दूसरी एक पार्टी बनी नरम दल कांग्रेस। पर फिर 1915 में एक ही कांग्रेस नाम की पार्टी थी, उसके दो भाग, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे सेक्टोवॉल सिद्धांत क्या था। कौन सा? सेक्टोवॉल सिद्धांत। उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छे समझ में आया होगा। जय हिंद।